क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस हम यार पी ब्लॉक को एक बहुत हाई एनर्जी में स्टार्ट कर चुके हैं और हमने पहला लेक्चर ले चुके हैं पी ब्लॉक का, जिसमें हमने बात की थी कंसेप्ट ऑफ पी ब्लॉक्स की। जो मतलब उसमें हमने बात की थी कि कंसेप्ट के रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पी ब्लॉक में आते हैं। तो अब यार हम 2 लेक्चर्स लेंगे रिएक्शन पे। बेसिक नॉर्मली तो मुझे लग रहा है कि 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, बाकी आपको थंबनेल से भी पता लग जाएगा। 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लेके आया हूं। ऐसे शायद आपने अभी आपके आंखों के सामने आप पहली बार रिएक्शंस को ऐसे देख रहे होंगे, तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लेके आया हूं कि आपको याद कम से कम करना पड़े, अच्छी तरह रिवीजन भी मिले, इफेक्टिवनेस भी मिले और लास्ट तक आपको याद भी रहे। बिलीव मी, एनसीईआरटी से याद करना बहुत टफ हो जाता है इनऑर्गेनिक को। तो मैं आज कुछ ऐसे मेथड लेके आया हूं, मैक्सिमम मैंने कोशिश की है, बहुत मेहनत लगी है इस स्लाइड को बनाने में। ठीक है, तो आराम से आपका यार बहुत डिटेल वे में भी हम कर लेंगे, कम से कम हमें याद भी रखना होगा। सिस्टमैटिक वे में हम याद करते हुए चलेंगे। पहली बार ऐसी चीज नवी पहली बार देख रहे होगे तो पहली बार नवी लगेगी, लेकिन बस एक बार लेक्चर कंप्लीट कर लेना तो एक बार डिजेस्ट हो जाएगी चीज। तो बिलीव मी, आपको जैसा आप एनसीईआरटी में याद करते हो कम से कम उससे 100 गुना कम मेहनत लगेगी इसको याद करने में। ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा और सबसे मेन बात कि याद बहुत टाइम तक रहेगा। एनसीईआरटी से करोगे, आज करोगे 7 दिन में भूल जाओगे, होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, लेकिन इस मेथड से आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा और रिवाइज करने के टाइम भी कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो चलो यार बिना टाइम खराब के शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस शुरू करते हैं। आज यार सबसे पहले इस स्लाइड में हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्ट, जिसपे बेसिकली क्वेश्चन आना लगभग तय ही होता है। आगे वाली जो मैं आपको जो आज का लेक्चर है और जो एक लेक्चर इसके बाद आएगा, इन 2 लेक्चर से आपका क्वेश्चन आना तय ही होता है। 100% गारंटी है इससे क्वेश्चन आपका आएगा ही। चाहे आप जेई मेंस के स्टूडेंट हो, चाहे जेई एडवांस के स्टूडेंट हो, चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा तीनों एग्जाम में। जो आने वाले 2 लेक्चर हैं, एक आज का और एक इसके बाद वाला, तो मेरी आपसे गारंटी है इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो उससे सबसे पहली बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्ट्स की। पहली बात तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। डिकम्पोजिशन का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी लार्ज चीज को कोई अपने पास चीज है, ठीक है ना, कोई ज्यादा लार्ज चीज है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना, उसी हम वर्ड को डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज थिंग इनटू स्मॉल थिंग्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ठीक है, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्ट करेंगे, सोल्ट को स्प्लिट्स करेंगे। उस पे हमने रिएक्शंस लिखी हैं, मैंने बहुत से सोल्ट लिखे हैं। अमोनियम सोल्ट लिखा है पहले हम करेंगे, फिर नाइट्रेट सोल्ट करेंगे, फिर एजाइड सोल्ट करेंगे, फिर फॉस्फेट सोल्ट करेंगे, फिर कार्बोनेट सोल्ट करेंगे, फिर लास्ट में सल्फेट सोल्ट करेंगे। एक ही स्लाइड में सारे सोल्ट क्लियर हो जाएंगे। बहुत यूनिक वे में हम चल रहे हैं। इस वे में अभी तक किसी जेईई एस्पिरेंट्स ने स्टडी नहीं की होगी, आप पहले बार आए हो, तो आपको कराना स्टार्ट करते हैं अमोनियम सोल्ट से। देखो पहले ये समझो सोल्ट क्या होता है। सोल्ट क्या होता है? जिसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। जैसे आपका NaCl है ना, जैसे आपका NaCl एक सोल्ट है। सोल्ट क्या होता है? जिसमें एक कैटायन हो, एक एनायन हो, वो आपका सोल्ट होता है। तो बस अब कैटायन और एनायन के बेस में ही सोल्ट को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया हुआ है। जैसे पहले की बात करें, पहला है आपका अमोनियम सोल्ट। पहला क्या है आपका? अमोनियम सोल्ट। तो अमोनियम सोल्ट क्या होता है? जिसमें आपका जो कैटायन है वो अमोनियम आयन हो। जिसमें आपका जो कैटायन है अगर वो अमोनियम आयन है तो उस सोल्ट को हम बोलते हैं अमोनियम सोल्ट। ठीक है ना। अब आपका एनायन कुछ भी हो सकता है। इधर मैंने रिप्रेजेंट किया है उसको P से, इधर मैंने रिप्रेजेंट किया है P से। अभी मैं P बताऊंगा आपका क्या क्या हो सकता है मैक्सिमम।
ठीक है ना। तो ये आपका अनायन होगा, लेकिन बस ये बताना था कि अमोनियम सोल्ट्स होते क्या हैं जिसमें आपका अमोनियम आयन हो। अमोनियम आयन या ये कह सको अमोनियम एज ए कैटायन काम कर रहा हो तो उसको बोलते हैं अमोनियम सोल्ट। ठीक है ना। तो ये आपका अमोनियम सोल्ट का मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है कि कुछ अमोनिया होंगे, ए मैंने उसको ए से डिनोट कर दिया कि ए अमोनिया होंगे और पी से कनेक्ट होगा। पी को ये आपका क्या है, पी आपका क्या है, एनायन है। ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे। तो अब देखो अमोनियम सोल्ट के मैंने दो केसेस बनाए हैं जिसमें बेसिकली मैंने पी को कैटेगराइज किया हुआ है। पहला मैंने वो लिया कि विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन, कि अगर जो आपका पी है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन कौन कौन से हैं, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। हमने कहा देखा था, हमने इसको आपको पता है ना K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हमने कहा किया था ऑर्गेनिक में, पता नहीं कितनी बार कर चुके हैं और हर बार आपका जो जेई का एग्जाम हो, नेट का हो जाए, जेई एडवांस का हो, आपको दिखेगा ही ऑर्गेनिक में हमेशा। तो ये हम देख चुके थे, लेकिन चलो आपको नहीं भी पता है तो तब भी इधर भी आप याद रख सकते हो कि आपके ए जो है एक क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, जिसमें पहला क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव, एक है आपका MnO4 नेगेटिव, एक है आपका ClO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव, है ना। जितने भी 4 नेगेटिव वाले हैं वो वाले, NO3 नेगेटिव और NO2 नेगेटिव। ठीक है। ए आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन। तो जब आपका अमोनियम सोल्ट हो विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन, जैसे हम एक सिंपली बात कर लें, अगर Cr2O7 के साथ जब इसका एनायन हो, जो बनेगा आपका क्या, देखो Cr2O7 के साथ जो आपका एनायन बनेगा क्या बनेगा, अमोनियम Cr2O7। तो ये आपका है अमोनियम आयन, है ना। ए भी आपका क्या है, ए आपका है अमोनियम सोल्ट, ए भी आपका अमोनियम सोल्ट है जिसमें एनायन आपका क्या है Cr2O7 2 नेगेटिव। तो ऐसे ही मैंने बस बताया कि आपका PAA हो सकता है। जैसे अगर MnO4 होता है ना, MnO4 नेगेटिव होता तो आपका क्या सोल्ट बनता, अमोनियम MnO4। तो ये भी आपका अमोनियम सोल्ट है। तो बस डिफरेंट एनायन हो सकते हैं। तो देखो मैं आपको सिस्टम, आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं होगी, नहीं तो आप जनरली क्या करते हो, इसकी रिएक्शन अलग याद रखते हो कि इसको जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, इसकी हीट करने पे क्या बनेगा उसको अलग से याद रखते हो। और जब ए एनायन हो उसके साथ अमोनियम सोल्ट हो, उसका अमोनियम सोल्ट हो, तब अलग से रिएक्शन याद करते हो। अब मैं सिंपली आपको एक रिएक्शन बता देता हूं, उससे आपके जितने भी एक कंपाउंड है, देखो 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन आपकी खत्म हो जाएंगी। 6 रिएक्शन आपकी खत्म हो जाएगी, एक जर्नल रिएक्शन ही दे दी। देखो क्या होगा जब अमोनियम सोल्ट हो, ठीक है ना, ये आपके मैंने बता दिया था। ठीक है। जब आपका अमोनियम सोल्ट हो, ये आपका अमोनियम सोल्ट है जिसको हमने जनरली रिप्रेजेंट किया है। अभी हम बात कर रहे हैं पी, जब अपना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो। तो जब इसको हीट करेंगे, मतलब डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज हम सोल्ट की डिकम्पोजिशन हम हीट की प्रेजेंस में ही करते हैं, हीट के प्रेजेंट में उसको स्प्लिट आउट करते हैं। तो जब इसको हीट देंगे तो ये टूट जाएगा एक मेटल का ऑक्साइड में, है ना। M क्या है आपका, मेटल है, मेटल जैसे आपका क्रोमियम मेटल है, मैंगनीज मेटल है। तो एक आपका क्या बनेगा, अभी मैं एक आपको जनरल रिएक्शन भी बता दूंगा, ठीक है ना। आपका भी समझो कि एक आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मतलब अमोनिया का अगर सोल्ट होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ तो आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी और साथ में वाटर मिल जाएगा। कभी कभी तो सीधे ही पूछ लेते हैं कि कौन से अमोनियम सोल्ट की हम जब डिकम्पोजिशन करें तो हमें नाइट्रोजन गैस मिले। तो इनमें से कोई भी सोल्ट हो तो उसकी आप डिकम्पोजिशन करोगे तो आपको नाइट्रोजन गैस जरूर मिलेगी। ठीक है, नाइट्रोजन गैस जरूर मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना। एक जनरल रिएक्शन अगर आपको तसल्ली देने के लिए बताऊं तो अगर हम इसकी बात कर लें Cr2O7 की, तो जैसे आपका ये पहले हम इसका सोल्ट देखें, आपका सोल्ट क्या होगा Cr2O7, तो ये आपका अमोनियम सोल्ट था। तो इसकी अगर हम हीट करेंगे तो इस जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि हमें एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा। तो क्रोमियम का ऑक्साइड बना लो बस, है ना। क्रोमियम का आपको पता है ऑक्साइड होता है Cr2O3, Cr2O3 इसका ऑक्साइड होगा और आपको नाइट्रोजन मिलता है और साथ में वाटर मिलेगा।
तो ये बस रिएक्शन हो गई सिंपली अमोनियम की जब क्रोमेट सोल्ट हो, डाइक्रोमेट सोल्ट हो, तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो जनरल रिएक्शन से आप किसी भी सोल्ट की रिएक्शन लिख पाओगे जो कि अमोनियम सोल्ट हो। क्लियर है बात? तो ऐसे आप इसकी रिएक्शन लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब आगे बात करें, पहली बात हो गई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ। अब बात करें जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन था, इधर आप एनायन लिख लेना, ठीक है ना। तो उधर आपका अब P क्या क्या हो सकता है, P जैसे आपका Cl नेगेटिव हो, SO4 नेगेटिव हो, CO3 नेगेटिव हो, PO4 नेगेटिव हो। तो ये जितने भी आपके हैं, ये जितने भी हैं आपके क्या हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन है। तो जब आपका अमोनियम सोल्ट बने वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ, जैसे Cl के साथ बात करें, तो आपका अमोनियम सोल्ट क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका अमोनियम क्लोराइड है, क्या है, सोल्ट ऑफ अमोनिया विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन, इनकी मैं बात कर रहा हूं। तो जब अमोनियम जो आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ जब आपका अमोनियम आयन कंपाउंड बना रहा हो, सोल्ट बना रहा हो, तो उसकी डीकंपोजिशन से आपको क्या मिलता है, अमोनिया प्लस एसिड। मतलब अगर अमोनियम क्लोराइड को अगर आप हीट करो, मतलब इधर क्लोराइड आपका क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन, तो जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन वाला आपका क्या हो, अमोनियम सॉल्ट हो, तो आपको क्या मिलेगा हीट करने पे, अमोनिया और साथ में एसिड है। इधर देखो पहले एक आपने अमोनिया बनाया, बचा क्या, देखो अमोनिया बन गया, बाद में क्या बचा, एक हाइड्रोजन एक Cl, तो क्या बन जाएगा, एसिड क्या बनेगा आपका HCl, तो आपका HCl बन जाएगा। इसी तरह अगर आप ये ले लो, जैसे हम ले लें अमोनियम सल्फेट, इसकी एग्जांपल ले लें अगर, तो आपका क्या पहले सोल्ट क्या होगा, अमोनियम सल्फेट। तो ये आपका अमोनियम सल्फेट सोल्ट होगा, जब इसको आप हीट करोगे तो आपको अमोनिया मिल जाएगा, है ना, दो अमोनिया मिल जाएंगे, क्योंकि दो हमने वो लिए, तो दो आपको अमोनिया मिल जाएंगे, और आपको साथ अमोनिया मिलता है और साथ में एसिड मिलेगा। तो इधर क्या एसिड बनेगा, सिंपल सी बात, इधर क्या मिलेगा आपको, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, इधर आपको क्या मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फेट आयन है, तो इधर आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो बस ये आप ऐसे जनरल रिएक्शन से आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। ये जो दो रिएक्शन से आपको लगभग कितनी रिएक्शन आपने याद की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिएक्शन याद हो जाएंगे एक जर्नल रिएक्शन से। और क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है कि कौन से सोल्ट आपके नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं जब उनकी डिकम्पोजिशन करते हैं, और कौन से सोल्ट अमोनिया गैस रिलीज करते हैं डिकम्पोजिशन करने पे। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखना। तो ऐसे याद करना बहुत ज्यादा आसान रहेगा, पहली बार बता रहा हूं, नवा लगेगा, लेकिन जब आप करोगे और एनसीईआरटी से एक बार ट्राई करके भी देख लेना, तो आपको पता लगेगा कि कितना ज्यादा इजी रहेगा। बाद में जब आप फाइनली एग्जाम देने जाओगे तब आपको ये बात समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आगे चले, मैं एक बार फिर से बताऊं, अमोनियम सोल्ट, आपका अमोनियम सोल्ट क्या होता था, जिसमें अमोनियम आयन होता था, ठीक है, अमोनियम आपका आयन होता था, मतलब कटायन होता था इधर। तो उसको बस हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, जब एक आपका क्या हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो, जो कि हमने बात की थी। तो जब आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन वाला अमोनियम सोल्ट हो, तो उसकी जब हीट करेंगे तो आपको मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और वाटर मिलेगा, ठीक है। जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो तो आपको क्या मिलेगा, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एनायन वाला आपका अमोनियम सोल्ट हो तो आपको अमोनिया प्लस एसिड मिलेगा डिकम्पोजिशन से, ठीक है। तो ये था आपका अमोनियम सोल्ट की कंप्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जर्नल ट्रेंड। क्लियर है बात, ठीक है ना। इसमें ए रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्शन को जिन पे मैं स्टार अगर लगा दूं तो उनको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, ठीक है ना। तो देखो जैसे इसमें मैंने बात, एक अमोनियम सोल्ट कौन सा है जिसमें NO3 है, का मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन वाला है। तो इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन के क्या होता था, उसमें आपको मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलता था, मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलता था। लेकिन इधर क्या होगा, जो आपका अमोनियम नाइट्रेट है उस केस में आपको मेटल ऑक्साइड, आपको क्या मिला, एक इधर मिला आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो इधर आपको एक वाटर मिलेगा और N2O मिलेगा, इधर आपको क्या मिलेगा, और N2O मिलेगा। इन सब की हम बात करेंगे, ठीक है ना, इन सब के बारे में हम आराम से देखेंगे, डिस्कस करेंगे आराम से, है ना। तो ये आपकी वैसे क्या है, लाफिंग गैस है, चलो बाद में सब बात करेंगे। अभी बस आप इतना समझो कि जब अमोनियम नाइट्रेट की आप हीटिंग करते हो
तो आपको वाटर और N2O मिलता है, N2O मिलता है। और स्पेशली बात यह है ना, इसको अगर N2O को आगे आप हीट कर दो, मतलब 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दे दो, तब आपको नाइट्रोजन गैस मिलती है। बाकी जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एनायन थे उसमें आपको पहले ही नाइट्रोजन गैस मिल जाती थी, लेकिन इधर आप जब 800 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तब आपको नाइट्रोजन गैस मिलेगी। सो दैट इज ए एक्सेप्शन भी कह सकते हो, या कह सकते हो कि थोड़ा अलग ट्रैक में रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसको आप दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पता नहीं कितनी बार आ चुकी है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना, अमोनियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन को, ठीक है ना। तो ये था यार आपका अमोनियम सोल्ट। उसके बाद बात करें नाइट्रेट सोल्ट की, तो नाइट्रेट सोल्ट क्या होता है, जिसमें आपका नाइट्रेट आयन होता है। नाइट्रेट सोल्ट क्या होता है, जिसमें आपका नाइट्रेट आयन होता है, जैसे NO3 नेगेटिव, है ना। NO3 नेगेटिव वाले जो आपके एनायन हो उनको बोलते हैं नाइट्रेट सोल्ट। तो देखो MnO3 से मैं उसको रिप्रेजेंट किया है। M आपका क्या है, M है आपका मेटल, ठीक है ना। M क्या है इधर आपका मेटल है, ठीक है ना। A आपका अमोनियम सोल्ट था, क्योंकि इधर अमोनियम आयन है। NO3 नेगेटिव तो है, लेकिन तब भी इसको हम अमोनियम सोल्ट बोलते हैं, क्योंकि इसमें अमोनियम कटायन आपका है, ठीक है। और ये है आपके नाइट्रेट सोल्ट। नाइट्रेट सोल्ट क्या होते हैं, MnO3, जिसमें मेटल हो और नाइट्रेट हो, ठीक है ना। तो नाइट्रेट सोल्ट की में बात करें तो नाइट्रेट सोल्ट पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। और देखें, अगर आप इस तरीके से ना करो तो क्वेश्चन टफ भी बहुत बन जाता है। अगर आप NCERT के अकॉर्डिंग करो तो ये क्वेश्चन टफ भी बहुत हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, नाइट्रेट सोल्ट के मैंने दो केस बनाए हैं। एक केस जब आपका मेटल जो हो वो अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम हो, ठीक है। मेटल जो है आपका सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम है, मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेंबर, बस लिथियम को एक्सेप्ट लिथियम, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है उसका जब नाइट्रेट सोल्ट हो, जैसे आपका सोडियम नाइट्रेट हो, जैसे आपका NaNO3 हो, या KNO3 हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, तो जितने भी आपके नाइट्रेट हैं, ठीक है ना। तो ये नाइट्रेट है जितने भी, ये आपके क्या है, ठीक है। ए जो मैंने उसका एक पहला केस बनाया है। तो जो अगर आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम या सीजियम से बना हुआ आपका क्या है नाइट्रेट सोल्ट, तो जब उसकी आप डिकम्पोजिशन करोगे तो आपको MnO2 प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। मतलब क्वेश्चन इस पे देखो मैंने किस घुमा के आता है, इस पे क्वेश्चन ये आता है कि कौन से सोल्ट की जब हम हीटिंग करते हैं तो हमें एक पैरामैग्नेटिक गैस मिलती है। क्वेश्चन जस्ट अलग तरीके से आता है, तो उसको मैंने हेडिंग में ही लिख दिया कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ही ना हो। तो वन पैरामैग्नेटिक गैस कौन से मेटल देते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। और वो पैरामैग्नेटिक गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन। हम MOT में देख चुके थे कि ऑक्सीजन इज ए पैरामैग्नेटिक गैस, ठीक है ना। तो अगर आपके मेटल इनमें से चारों में से कोई है तो उनकी जब हीटिंग करते हैं तो हमें सिर्फ एक पैरामैग्नेटिक गैस मिलती है, ठीक है। और अगर बात करें अब दूसरा केस की, अगर इनके अलावा बाकी जितने भी मेटल हैं, जैसे आपका लिथियम हो गया, है ना, या बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो अब इसके अलावा आपके इन चार के अलावा जितने भी आपके मेटल हैं जो उनके नाइट्रेट सोल्ट होते हैं, तब आपको दो पैरामैग्नेटिक गैस मिलती हैं। एक आपको मिलता है ऑक्सीजन, एक आपको मिलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कौन से नाइट्रेट सोल्ट आपको दो पैरामैग्नेटिक गैस देते हैं, कौन से वन पैरामैग्नेटिक गैस देते हैं। तो ऐसे याद रखना आसान होगा, ठीक है ना। तो MnO3 की हीटिंग करो जब आपके इनके अलावा अगर कोई भी मेटल हो, जैसे हम बात कर ले लिथियम की, जैसे आप लिथियम ही ले लो, है ना। लिथियम आपको वैसे ही मैंने एक बार एस ब्लॉक में भी बताया था कि लिथियम शो एनोमलियस बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू देयर अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। तो लिथियम नाइट्रेट जैसे आप लो, है ना, लिथियम नाइट्रेट जब आप लो तो लिथियम नाइट्रेट की जब आप हीटिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिथियम नाइट्रेट की हीटिंग करने से आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। तो आप बस सिंपली क्या लिखोगे, लिथियम का ऑक्साइड, ठीक है, और आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपको ऑक्सीजन। तो बस ये आपकी इसकी रिएक्शन हो गई। तो ऐसे ही आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, कोई भी आपका
नाइट्रेट सोल्ट हो तो बस उसकी ऐसे रिएक्शन लिख सकते हो। बस इन 4 मेटल्स के केस में आपको एक पैरामैग्नेटिक गैस मिलती है, बाकी जितने भी हैं आपके नाइट्रेट सोल्ट उसमें आपको 2 पैरामैग्नेटिक गैस मिलती है, एक है NO2 और एक है O2। एक है NO2, एक है O2। ऑक्सीजन आपको पता है पैरामैग्नेटिक गैस होती है और NO2 को भी आप इजिली चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब आगे बात करें तो ये था यार आपका सारा नाइट्रेट सोल्ट के बारे में, ठीक है ना। अब होली होली जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपकी डिजेशन पावर इंक्रीज होगी, आप थोड़ा ट्यूनिंग बैठने लगेगी, पहले पहले नवा लगता है, उसके बाद आप होली होली सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा, ठीक है ना। अब आगे बात करें एजाइड सोल्ट की। एजाइड सोल्ट देखो क्या होता है, एजाइड सोल्ट क्या होता है जिसमें आपका N3 नेगेटिव, जिसको हम एजाइड एनायन भी बोलते हैं, है ना। N3 नेगेटिव जिसमें एज ए एनायन हो उनको बोलते हैं एजाइड सोल्ट। तो एजाइड सोल्ट पे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनता है, जैसे ये आपका बेरियम एजाइड है ना, बेरियम एजाइड है, ये आपका सोडियम एजाइड है। तो एजाइड सोल्ट की हीटिंग से क्या होता है, आपको क्या मिलता है, प्योर मेटल मिलता है और साथ में प्योर या कह दो कि अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलती है। क्या होता है, एजाइड सोल्ट को जब हम हीट करते हैं तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है जो कि अल्ट्रा प्योर फॉर्म में होती है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि किसकी सोल्ट की डिकम्पोजिशन से हमें अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलता है तो वो है एजाइड सोल्ट, ठीक है ना। तो आपका बेरियम एजाइड में लिया, सोडियम एजाइड, तो आपको क्या मिलेगा, मेटल, आपका मेटल मिल जाएगा, ठीक है, आइसोलेटेड मेटल और नाइट्रोजन गैस। इसी तरह इधर सोडियम और नाइट्रोजन गैस आपको मिल जाएगी, और जो कि इधर नाइट्रोजन जो है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होगी। बाकी जगह जो आपकी, जैसे इधर आपको नाइट्रोजन मिली, इसमें कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, लेकिन इधर जो आपकी नाइट्रोजन है वो बहुत प्योर फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। तो यार पहले आपके 3 सोल्ट हो गए, इन 3 सोल्ट की हमने डिकम्पोजिशन देख ली। अब आगे बात करते हैं फॉस्फेट सोल्ट की। फॉस्फेट सोल्ट क्या होता है, जिसमें आपका फॉस्फेट आयन हो, जैसे PO4 2 नेगेटिव, है ना, PO4 2 नेगेटिव। जब इसमें आपका फॉस्फेट आयन हो जिन सोल्ट में, उनको बोलते हैं फॉस्फेट सोल्ट। तो फॉस्फेट सोल्ट तो यार बहुत सिंपल है, बस इसमें आपको क्या करनी है, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर को रिमूव कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपकी कोई फॉस्फेट सोल्ट हो, उसकी अगर हीटिंग करने को कहा है तो बस वाटर रिलीज कर दो। देखो जैसे मैं इधर हमें दिए थे 6 मोल ऑफ फॉस्फेट, आपके पास फॉस्फेट सोल्ट थे, तो बस इसमें से क्या करो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल दो और कुछ नहीं। तो देखो इधर मैक्सिमम कितने वाटर निकल सकते हैं, वाटर क्या होता है, H2O, वाटर क्या होता है, H2O, ठीक है। तो आपके पास कितने, मतलब कितने आपके पास हाइड्रोजन है, इधर आपके पास कितने हाइड्रोजन है, H2 कितने हैं, 6। तो 6 H2 है, तो मतलब 6 वाटर इधर से आप रिमूव कर सकते हो, मैक्सिमम 6 वाटर ही निकल सकते हैं इधर। तो आपके 6 वाटर आपने रिमूव कर दो, जितने मैक्सिमम वाटर आप रिमूव कर सकते हो उतने कर दो। तो इतने मैक्सिमम आपने वाटर रिमूव कर दिए, उसके अलावा जो भी आपके पास बचा वो आपका फाइनल कंपाउंड होगा। जैसे इधर बात करें तो इधर आपने 6 वाटर क्या किया, 6 वाटर रिमूव कर दिए, तो मतलब 6 ऑक्सीजन गए और हाइड्रोजन तो सारे के सारे चले गए, तो 6 ऑक्सीजन आपने निकाल दिए। तो आपके पास देखो फाइनली क्या बचा, फाइनली आपके पास बचा 6 सोडियम, आपके पास 6 सोडियम बचे, है ना, Na6, 6 सोडियम थे और 6 फॉस्फोरस थे, तो P6, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास ऑक्सीजन कितने थे पहले, 24 में से 6 निकल गए तो O18, तो ये आपका फाइनल कंपाउंड मिलेगा, जो हमने ब्रैकेट में मैंने सिंपली ऐसे भी लिख दिया है। इसको याद है कौन था, इसको पहचान रहे हो, इस भाई साहब को जानते हो, एक कौन थे, हमने S ब्लॉक में किया था, कार्जन्स की बात की थी, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। कहां यूज होते थे, फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हमने कार्जन मेथड किया था, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लेना, अभी एस ब्लॉक का जो स्क्रीनशॉट था उसको देखो, उधर मैंने आपको एक कार्जन मेथड कराया था टू सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, वाटर की हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने कार्जन यूज किया था। तो वही है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है ना। तो ए है आपका क्या,
तो ये अभी तो हम बात ये कर रहे हैं कि फॉस्फेट सोल्ट की डीकंपोजिशन में क्या करना है हमें, बस सिंपली बस डिहाइड्रेशन कर दो। तो जैसे एक दूसरी एग्जांपल ले तो हम अगर Na2HPO4 लें तो इसकी अगर, अरे दोनों मैंने दोनों ही क्यों ली, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इनकी अगर हीट करो तो इसमें से भी बस आप क्या करो, मैक्सिमम वाटर निकाल दो। तो मैक्सिमम एक ही वाटर निकल सकता है क्योंकि आपके पास दो ही हाइड्रोजन है, तो आपने एक वाटर निकाल दिया, बाकी जितना भी था उसका आपका एक कंपाउंड मिल जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम पाइरोफॉस्फेट। तो आपको पूछ ही लेते हैं जनरली कि Na2HPO4 की हीटिंग से आपको क्या मिलता है, तो आप बोलोगे सोडियम पाइरोफॉस्फेट आपको मिलता है। या तो ये पूछे NaH2PO4 की हीटिंग से क्या मिलता है, तो आप बोल सकते हो कार्बन मिलता है, या बोलो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट मिलता है। तो ये था यार फॉस्फेट सोल्ट की बात, डीकंपोजिशन। बस आप क्या करोगे, डिहाइड्रेशन कर दो, मैक्सिमम जितने वाटर हो सकते हैं उतने रिलीज कर दो, ठीक है ना। उसके बाद आगे बात करें डीकंपोजिशन ऑफ कार्बोनेट सोल्ट। कार्बोनेट सोल्ट की डीकंपोजिशन, कार्बोनेट सोल्ट क्या होता है, जिसमें आपका कार्बोनेट आयन होता है ना, कार्बोनेट आयन या कह सकते हो कार्बोनेट एनायन होता है। तो कार्बोनेट सोल्ट की हीटिंग तो बहुत सिंपल है, बच्चों को याद हो जाती है। तो मेटल कार्बोनेट, आपका M क्या है, मेटल है, तो मेटल कार्बोनेट की हीटिंग करने से आपको मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जैसे हम बात कर लें, क्या ले लें हम, जैसे हम ले लें मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट हमने लिया, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की आप हीटिंग करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे आपको मैंने बताया कि मेटल कार्बोनेट की आप हीटिंग करो, तो मैंने मेटल कोई भी ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, उसकी जब आप हीटिंग करोगे तो आपको मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो आपने एक मेटल ऑक्साइड बना दिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, रिएक्शन खत्म। जनरल रिएक्शन से आप कोई भी मेटल हो तो उसकी रिएक्शन यही होगी, हमेशा यही होगी, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन है, उसको बतानी है, एक्सेप्शन नहीं एक्चुअल में तो कंसेप्ट ही है। देखो क्या है, जब आपके पास कार्बोनेट हो सिल्वर का AgCO3, तो AgCO3 की भी हीटिंग करने से आपको Ag2O मिलता है ना। जैसे आपने क्या देखा था, कार्बोनेट की हीटिंग से आपको मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो सिल्वर आपका मेटल है, उसकी हीटिंग करने से भी आपको ऑक्साइड मिल जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। उसी सेम तरह मरकरी भी आपका मेटल है, तो मरकरी लिया, तो इसकी जब आप हीटिंग करोगे तब भी आपको मरकरी का ऑक्साइड मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रिएक्शन तो सही है, जितनी हमने लिखी उतना तो सही है, उसमें भी ये चीज हो रही है। लेकिन अब क्या है, आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सिल्वर का ऑक्साइड होता है, जो ये सिल्वर का ऑक्साइड है या मरकरी का जो ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों जो ऑक्साइड होते हैं ये थर्मली अनस्टेबल होते हैं, मतलब टेम्परेचर को ज्यादा देर सह नहीं सकते, टेम्परेचर को ज्यादा देर सह नहीं सकते, टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर में ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहते, थर्मली अनस्टेबल है। तो और आप जब हीटिंग कर रहे हो और जब आप तो इसको हीट दे रहे हो, मतलब टेम्परेचर पहले ही ज्यादा रख रहे हो, तो आपका जब आप सिल्वर कार्बोनेट या मरकरी कार्बोनेट की हीटिंग करते हो तो आपका Ag2O या मरकरी मतलब आपको ऑक्साइड तो मिलते हैं, लेकिन आगे भी ये फिर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये फर्दर डिकम्पोज भी हो जाते हैं। सिल्वर जो आपका सिल्वर ऑक्साइड है वो फर्दर डिकम्पोज हो जाता है आपका सिल्वर प्लस ऑक्सीजन पे, मतलब मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी सेम तरह मरकरी भी आपका मरकरी और ऑक्सीजन दे देता है। क्यों? क्योंकि आपका Ag2O और HgO आर थर्मली अनस्टेबल। तो ए पहले ए रिएक्शन तो होती है लेकिन ये फर्दर भी आगे फिर टूट जाता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है AgCO3 और HgCO3 की डीकंपोजिशन। क्लियर है बात? तो अब आगे चलते हैं। तो ये थी यार कार्बोनेट सोल्ट की डीकंपोजिशन। आगे बात करें डीकंपोजिशन ऑफ सल्फेट सोल्ट। सल्फेट सोल्ट क्या होता है? जिसमें आपका SO4 2 नेगेटिव आपका एनायन हो, मतलब सल्फेट आपका एनायन हो। तो सल्फेट एनायन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सल्फेट एनायन लिखे हैं जो आपको डी ब्लॉक में भी मैं बताऊंगा, लेकिन इधर भी आप देख लो। इनकी नेमिंग पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यार कि ब्लू विट्रल क्या होता है, तो आप बताओगे CuSO4.5H2O।
तो आपके सल्फेट सोल्ट क्या है, मैं 4 लिखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यही है एक्चुअल में आपके सिलेबस में भी। पहला मैंने लिखा है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 वाटर, तो ये क्या है आपका इप्सम सोल्ट इसको बोलते हैं। तो ये क्या है आपका इप्सम सोल्ट, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इप्सम सोल्ट, तो ये है आपका इप्सम सोल्ट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लू विट्रॉल, तो ब्लू विट्रॉल क्या होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर। ब्लू विट्रॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका कलर ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है व्हाइट विट्रॉल जो कि है आपका जिंक सल्फेट डॉट 7 वाटर। उसके बाद आता है आपका ग्रीन विट्रॉल जो कि है आयरन सल्फेट डॉट 7 वाटर, ठीक है। तो ये है आपके सल्फेट सोल्ट, इंपॉर्टेंट सल्फेट सोल्ट। तो सल्फेट सोल्ट की डिकम्पोजिशन की बात करें तो सल्फेट सोल्ट की डिकम्पोजिशन देखें तो क्या होता है, सल्फेट सोल्ट है उसके साथ एक्स वाटर लगे होंगे, जैसे आपने देख रहे हो कि कहीं 7 वाटर लगे हैं, कहीं 5 लगे हैं, तो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर लगे होंगे। तो इसकी जब हीटिंग करते हो मतलब डिकम्पोजिशन करते हो तो क्या होता है, इसका भी बहुत अच्छा, बहुत ही सिंपल है याद करना, ठीक है ना। क्या है, पहले जब आप इसको हीट करते हो तो पहले क्या होता है कि जितने भी इधर आपके वाटर हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, सब इवेपोरेट हो जाते हैं, बस एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रह जाता है, बाकी सब डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे आपका मैं ले लूं कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है आपके पास। तो जब इसकी आप हीटिंग करते हो तो आपका क्या, पहले आप जब हीट करते हो तो कॉपर सल्फेट डॉट एक वाटर बचता है, बाकी 4 के 4 रिलीज हो जाते हैं। तो पहले आपका ए हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फर्दर और हीट करते हो तो जो एक था ए भी रिमूव हो जाता है, मतलब कॉपर सल्फेट से क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट डॉट वाटर से कॉपर सल्फेट तक पहुंच जाता है, मतलब एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रह जाता। उसके बाद अगर और आगे हीट करो तो आपको फाइनली क्या मिल जाता है, मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि इधर क्या मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, और क्या मिलेगा SO2 और ऑक्सीजन, तो ये आपको मिलेगा फाइनली। तो ये कंप्लीट इसकी डिकम्पोजिशन है कि पहले अगर कोई भी आपका सल्फेट सोल्ट हो तो अगर उसको हम पहले इनिशियली हीट दें तो एक वाटर बचता है, बाकी सब रिमूव हो जाते हैं, और अगर फर्दर हीट करें तो वो जो वाटर एक आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो भी रिमूव हो जाता है। लेकिन फाइनली और करना चाहो हीट तो बाद में मेटल ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपका ऑक्सीजन आपको मिल जाता है। इसी तरह सेम इनमें भी होता है, ठीक है ना। एक बस अब बात करते हैं आयरन सल्फेट की। आयरन सल्फेट में थोड़ा सा अलग होता है, बिल्कुल थोड़ा सा अलग, ठीक है ना, थोड़ा सा बिल्कुल अलग होता है। देखो क्या होता है उसमें, 1 मिनट, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा अलग होता है। देखो आयरन सल्फेट के केस में मतलब ग्रीन विट्रॉल के केस में आपका क्या होता है, बस आपका देखो इधर आपको क्या मिलता था, मेटल ऑक्साइड SO2 और हाफ ऑक्सीजन, लेकिन इधर आयरन सल्फेट के केस में आपको फाइनली क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड तो मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिला, लेकिन SO2 भी मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पे आपको SO3 मिल जाएगा, SO3 मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो इधर जो आपका SO2 मिलता है, इधर आपको SO2 ऐसा तो नहीं है एक मॉलिक्यूल मिलेगा, बहुत से अनगिनत मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो SO2 जो होता है, SO2 होता है और ऑक्सीजन भी था, तो SO2 और ऑक्सीजन कंबाइन होके आयरन सल्फेट वाले केस में आपके फर्दर ये SO2 फर्दर कुछ फर्दर मतलब कुछ SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज होके SO3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फाइनली आपको आयरन सल्फेट मतलब ग्रीन विट्रॉल के केस में ऑक्सीजन की जगह पे SO3 मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन सारे यूज हो जाते हैं SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपकी एक छोटी सी एक्सेप्शन, इसमें भी मैं स्टार लगा देता हूं, जिसको आपको याद रखना है। थोड़ा सा अलग ट्रैक है और अलग ट्रैक पे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बात करें तो ये था यार सारा सोल्ट के ऊपर, ठीक है ना। ये मैक्सिमम ये सोल्ट जितने भी थे हमने कर ली बात की है, डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्ट इतनी ही थी, इतने सोल्ट थे, इसमें आपने कम से कम 50 से 60 रिएक्शन याद कर ली हैं, बस 1 2 3 4, ठीक है, इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना था, 4 5, इसमें बस एक छोटी सी लाइन याद करनी थी 5, ठीक है, उसके बाद एक 6 लाइन में आप कम से कम 50 से 60 रिएक्शन है, 50 से 60 टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे,
ठीक है ना। तो अब आगे चलें, एक छोटी सी जगह मेरे पास बची थी तो मैं सोचा आपको एक गिफ्ट देते जाऊं जाते जाते इस स्लाइड में, ठीक है ना। तो ये देखो, ये थोड़ा अब डिकम्पोजिशन खत्म हो गया, ठीक है ना, ये अलग चीज है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, छोटा सा था तो जगह भी बची थी, मैं सोचा आपको एक गिफ्ट दे दें प्यारा सा। तो नॉन मेटल की जब आप NaOH से रिएक्शन करते हो, नॉन मेटल क्या, जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, नॉन मेटल क्या होते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो P4 जैसे हो गया, एसेट हो गया, X2 हो गया, X2 आपका क्या है, हेलोजेंस, X2 आपका क्या है, हेलोजेंस, और इधर हमने जो X है अपना वो हमारा क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हम फ्लोरीन नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉन मेटल की जब हम NaOH के साथ हीट मतलब रिएक्शन करते हैं तो आपको एक डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होती है जनरली, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होती है जनरली। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती थी, रिडॉक्स रिएक्शन में कर चुके थे। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती थी कि जब सेम मेटल ही, सेम चीज ही ऑक्सीडाइज भी हो रही हो और रिड्यूस भी हो रही हो तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखी है, जैसे मैंने X2 लिया, X2 में आप कुछ भी ले सकते थे वैसे तो, ठीक है ना, मैंने जर्नल ले लिया, आप क्लोरीन भी ले सकते थे कि क्लोरीन की आप NaOH से रिएक्शन कराओ। तो ये दो रिएक्शन पता नहीं कितनी ही बार आ चुकी हैं आपके जेई और नीट के एग्जाम में। तो X2 की रिएक्शन आप डिलूट NaOH से कराओगे तो मैंने आपको बताया था कि NaOH से रिएक्शन कराने में डिसप्रोपोर्शनल होती है। तो ये दो टाइप भी मैंने बना दी हैं कि डिलूट, एक बार डिलूट NaOH हो, एक बार आपका कंसंट्रेटेड NaOH हो। NaOH से आप रिएक्शन कराओगे तो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होती ही है, ठीक है ना। जर्नल केस में बात बता रहा हूं, जर्नल भी क्यों बोल रहा हूं क्योंकि बस इधर में आपको गैस भी हो गया होगा, मैंने इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन बोला, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बोला, फ्लोरीन नहीं बोला क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग होता है काम। देखो क्या होता है, आपके जो हेलोजन है उसकी आप डिलूट NaOH से रिएक्शन कराते हो तो आपको NaX मिलता है और NaXO मिलता है। तो एक डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है जनाब, इसको देखो। आपका इधर हेलोजेंस क्या था, X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0, इधर X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, 0। इधर जब आप फाइनली आपको क्या मिला, एक X की ऑक्सीडेशन, इधर X की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 और इधर क्या है, +1। तो देखो सेम एटम ही ऑक्सीडाइज भी हुआ, सेम एटम ही रिड्यूस भी हुआ। तो सेम एटम ही जब ऑक्सीडाइज भी होता हो, रिड्यूस भी होता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। तो जब नॉन मेटल NaOH से रिएक्शन करता है तो आपको डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होती है, ठीक है। जब X2 की कंसंट्रेटेड NaOH से करा दे तो आपको NaX मिलता है, ये तो दोनों में ही सेम है, बस इस केस में अब इधर NaXO5 मिल जाता है, मतलब NaXO फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि अब आपने कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी, इस करके अब NaXO तक ही नहीं, फर्दर भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, XaO5 तक ऑक्सीडाइज हो जाता है तो अभी भी है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्योंकि देखो आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से आप -1 में भी गए और +5 में भी गए, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुई और रिडक्शन भी हुई, बस थोड़ा प्रोडक्ट चेंज है, बस ये फर्क है, ठीक है ना। एक छोटी सी चीज, फ्लोरीन के केस में थोड़ा अलग काम होता है। फ्लोरीन की जब आप NaOH से रिएक्शन कराते हो तो आपको NaF मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और OF2 मिलता है। इधर ही एक क्वेश्चन आता है कि जब फ्लोरीन से आप NaOH की रिएक्शन, आपसे मतलब बेसिकली ये पूछते हैं कि जब फ्लोरीन की आप NaOH से रिएक्शन कराओ तो क्या वो डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन होती है, तो आप बोलोगे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इधर देखो, इधर भी आपका फ्लोरीन आपका क्या है, फ्लोरीन इधर भी आपका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और इधर भी, तो दोनों ही जगह फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्योंकि फ्लोरीन इज ए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो हमेशा -1 में ही आ सकता है। तो फ्लोरीन इधर आपका क्या करता है, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं शो करता, ठीक है ना। एक H2O2 की डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। H2O2 डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन देता है बेसिकली। H2O2 की जब डिकम्पोजिशन होती है तो H2O है ना, वाटर और आपको ऑक्सीजन मिल जाता है, बहुत फेमस रिएक्शन भी है, ठीक है ना। पेरोक्साइड है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से आपको वाटर मिल जाता है और ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है, तो इधर आपका ऑक्सीजन क्या था, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ठीक है ना। तो अब एक किसमें कन्वर्ट हो गया, इधर आपका ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इधर 0 में।
तो क्या हुआ, एटम ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हुआ और रिड्यूस भी हुआ। तो सेम एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ए रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, तो छोटी सी जगह बची थी, तो मैंने सोचा इधर हम इसको कवर कर लेते हैं। तो गाइस सोल्ट की हमने डिकम्पोजिशन बेसिकली इस स्लाइड में डिस्कस की है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तो हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं पी ब्लॉक के बारे में, जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसका आप स्क्रीनशॉट लो पहले। तो हाँ भाई लोग, तो चलो यार आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड करते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करेंगे। काफी लोगों को रिएक्शन देख के डर लगने लग गया होगा कि इतना कुछ याद करना है इस स्लाइड में। तो यार काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इस टाइम तो मुझे लग रहा है कि ऐसा सीन होगा, अरे बाबा उठा ले रे उठा ले, अरे मुझको नहीं रे इसको उठा ले। तो चलो कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। लेकिन यार देखने में ही डरावना लग रहा है। मैं बता रहा हूं कि बहुत ही सिंपल है इनके प्रोडक्ट लिखना, एक ही मेथड, एक ही तरीके के प्रोडक्ट हर एक रिएक्शन में बनते हैं। बस वो तो मैंने सारी रिएक्शन लिख के दिखा दी है कि देखो सब में ही एक काम हो रहा है। कुछ 5-6 यूनिक रिएक्शन होंगी, उनको मैं एक पूरी एनर्जी के साथ एक तगड़े वे में बता दूंगा कि आपकी एक्सेप्शन भी क्लियर हो जाए, जर्नल रिएक्शन तो क्लियर ही हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के चैप्टर के मतलब आज के लेक्चर में हम क्या सीखे, बेसिकली 2 स्लाइड सीखेंगे। एक डिकम्पोजिशन हम सीख गए हैं और दूसरी टाइप की आज रिएक्शन करने जा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस वर्ड आई होप क्लियर हो सबको। केमिकल बॉन्डिंग में भी कहाँ कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, और कहाँ कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी। पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूं, लेकिन फिर से बताने की आदत है मेरी, तो बता देते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, हाइड्रो का मतलब वाटर, ठीक है ना। लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन भी कह सकते हो। तो वाटर के प्रेजेंस में किसी कंपाउंड को स्प्लिट करना या किसी कंपाउंड के बॉन्ड को स्प्लिट करना, उसी को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, और कुछ नहीं। जैसे बात करें बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेरियम का क्लोरीन के साथ बॉन्ड टूट जाता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। की वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना कंपाउंड की, उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है ना। अब आगे बात करें जो जर्नल में चीज बताना चाहता हूं। देखो हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो जर्नली क्या है, जर्नली याद रखो कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, आपका हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड क्या, हाइड्रोक्साइड मतलब क्या, जो जिसमें आपका OH नेगेटिव आयन हो, ऐसा आपका प्रोडक्ट मिलता है। जैसे आपका सिंपल बात करें तो बेरियम क्लोराइड की आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह आप बोरोन क्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको बोरोन हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो जनरली आपको हाइड्रोक्साइड ही मिलेंगे, OH 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 ऐसे लगा ही हुआ मिलेगा, OH 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 यही सब लगा मिलेगा। ठीक है ना, पहली बात तो ये जर्नल हाइड्रोलाइसिस में बस है कि आपको हाइड्रोक्साइड मिलता है जनरली। ठीक है, कुछ 1-2 चीजें होंगी, 3-4 रिएक्शन होंगी जिसमें कुछ अलग बन रहा होगा, उसको हम देख लेंगे, उनको अलग से याद रख लेंगे, बाकी काम अपना हो ही जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो जनरली जब समझ आ गया कि कोई भी मतलब कोई भी कंपाउंड हो उसकी हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो जनरली हमें क्या मिलता है, हाइड्रोक्साइड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेरियम क्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस से आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, साथ में HCl मिल जाएगा। देखो बेरियम क्लोराइड है और आपको पता है कि बेरियम की ऑक्सीडेशन क्या है, इधर बेरियम की ऑक्सीडेशन क्या है, +2। ठीक है, बेरियम की ऑक्सीडेशन क्या है, इधर बेरियम की ऑक्सीडेशन इधर +2 है। ठीक है, +2 है। और मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्साइड बनता है। देखो पहली एक रिएक्शन से ही क्लियर कर देता हूं कि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपको मैंने बताया कि हाइड्रोक्साइड बनेगा। और वाटर क्या होता है, वाटर 2 चीजों से मिलकर बना होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, पता ही है आपको, है ना, इक्विलिब्रियम में भी कर चुके हैं। तो बेरियम 2 पॉजिटिव है तो इसके साथ कितने OH कनेक्ट होंगे, 2 OH कनेक्ट होंगे। ठीक है, 2 OH कनेक्ट होंगे। अगर इधर एल्यूमिनियम होता, अगर एल्यूमिनियम होता, एल्यूमिनियम पता है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है ना, 13 मेंबर का ग्रुप है, 13 ग्रुप का मेंबर है। ठीक है ना, तो इसकी 3 पॉजिटिव होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके साथ बस 3 OH लगेंगे, तो इसके साथ इधर क्या बनेगा आपका AlOH3, है ना,
और इधर क्या बन रहा था आपका Be बेरियम डाइऑक्साइड BeOH2। तो ऐसे बस आपको बस OH2 कहाँ 2 लगेगा कहाँ 3 लगेगा ये तो इजिली गेस कर पाओगे ना। वैसे मैं बताते भी चलूंगा। जैसे आपका देखो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन कहाँ है, कार्बन फैमिली का, और कार्बन जैसे 4 बॉन्ड बनाता है वैसे सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इधर सिलिकॉन पे कितना चार्ज है, +4, तो फाइनली वो +4 है तो 4 OH से कनेक्ट होगा। 4 सिलिकॉन पे +4 चार्ज है तो 4 OH नेगेटिव से कनेक्ट होगा कि वो अपने आप को न्यूट्रल कर दे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें होंगी। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी काम करना अपना शुरू करते हैं। तो बेरियम क्लोराइड की अगर आप हाइड्रोलाइसिस करो तो बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, तो BeOH2, तो 2 OH चले गए। अब बस फाइनली बात इसके पहले बस आप ए बनाते जाओ, ए तो अपने आप ही बनते जाएंगे। देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड बना तो आपका बेरिलियम यूज हो गया, 2 OH यूज हो गए। देखो बेरिलियम यूज हो गया और 2 OH यूज हो गए। बचा क्या क्या आपके पास, मैं आपको ये प्रोडक्ट भी लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपका बेरियम यूज हो गया और 2 OH यूज हो गए, तो बचा क्या आपके पास, 2 Cl बचे आपके पास, 2 Cl बचे और 2 ही हाइड्रोजन बचे। तो बस हाइड्रोजन और Cl है तो आपको पता है नॉर्मली क्या प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन और Cl से, HCl। तो आपका HCl बन जाएगा। 2HCl भी आप लिख सकते थे, लेकिन मैं अभी बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना, उसका अपना कोई मोटिव भी नहीं है। वैसे आप चाहो तो देख के भी लिख सकते हो कि 4 HCl मतलब 4 हाइड्रोजन थे तो 2 इधर यूज हो गए तो 2 इधर बचेंगे ही। तो आप बैलेंसिंग नहीं बात कर रहे हैं, हम सिंपली प्रोडक्ट देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में उसी की बात करते हैं। तो पहली बात ये समझ आया, पहली रिएक्शन ही मैं आपको क्लियर करना चाहता था कि आप क्या, पहली बात जनरली क्या होता है कि हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड में कितने OH होंगे ये आप क्लियर हो गया कि इधर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इधर 2 OH ही लगेंगे भी। इधर बोरॉन की +3 है तो इस केस में 3 लगेंगे। तो ये सब तो क्लियर है। इधर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, बस पहले इधर ये चीज बना लो, ये चीज बना लो। उसके बाद जो चीज बची है आपके पास उससे एक सिंपल जो आपको कंपाउंड आपके माइंड में ही होगा। जैसे आपको पता था इधर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बचे थे और क्लोरीन बचा था। हाइड्रोजन और क्लोरीन बचा है तो उससे क्या कंपाउंड बनेगा, HCl ही बनेगा और क्या बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप प्रोडक्ट लिख दोगे। तो अब बात करें बोरॉन क्लोराइड की, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बोरॉन हाइड्रोक्साइड बन गया और HCl बन जाएगा, है ना। क्योंकि देखो BCl3 था तो इधर आप अगर 3 वाटर लो, मैं बैलेंसिंग वैसे नहीं कर रहा था लेकिन आपको पहले 1-2 एग्जांपल दिखा दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कंफर्ट जोन में रहो। तो BCl3 है तो इधर बोरॉन के साथ 3 क्लोरीन है तो आपको 3 OH ही चाहिए। तो 3 OH चाहिए तो आपको 3 वाटर चाहिए, क्योंकि एक वाटर में 1 OH होता है तो आपको 3 OH चाहिए तो आपको 3 वाटर चाहिए। तो 3 वाटर आपने यूज किया, BOH3 बन गया, ठीक है। अब क्या ये बना दिया आपने। अब आपके पास क्या क्या बचा, फाइनली आपके पास 3 Cl बचे, बोरॉन और 3 OH तो यूज हो गए। बस आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचा, 3 Cl बचे और 3 ही हाइड्रोजन बचे। तो आपका Cl भी 3 है और हाइड्रोजन भी 3 है तो 3 HCl मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप सब कुछ लिख सकते हो। बैलेंसिंग भी, अगर आपसे बैलेंस रिएक्शन भी पूछी हो तो आप ऐसे नॉर्मली देख सकते हो, ठीक है ना। अब आगे बात करना स्टार्ट करते हैं, हम जल्दी जल्दी चलते हैं। तो AlCl3 की आप हाइड्रोलाइसिस करो तो AlOH3 3HCl मिल जाएगा, ठीक है। अब आप सब कुछ देख सकते हो आराम से। 3 वाटर इधर यूज हो जाएंगे क्योंकि 3 OH लगाने थे हमें, ठीक है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो SiCl4 की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो SiOH4, क्योंकि 6 क्लोरीन लगे, 4 क्लोरीन लगे तो 4 OH लगेंगे तो इधर आप 4 वाटर यूज करते हो, SiOH4, ठीक है। SiOH4 और 4 HCl बाद में बच जाए, 4 हाइड्रोजन बचते हैं, 4 क्लोरीन, तो आपका HCl मिल जाएगा, ठीक है ना। SiCl4 की ए रिएक्शन अलग है, तो जो रिएक्शन अलग है उस पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं और जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैं 2 स्टार लगा दे रहा हूं। क्लियर है बात, जो अलग है उन पे स्टार लगा दे रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उन पे मैं 2 स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो SiCl4 की जब ये देखो इधर हमने 4 वाटर की यूज किए थे, तो जब हम 4 वाटर यूज कर रहे हैं मतलब 4, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कि जितने उसको मैक्सिमम OH चाहिए थे या जितने उसको मैक्सिमम वाटर की यूज थी उतने आपने वाटर दे दिए। जैसे इस केस में आप मैक्सिमम कितने आपको वाटर चाहिए थे, 4, तो अगर आपने 4 वाटर दे दिए तो उसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। लेकिन आपको जितने वाटर चाहिए थे उससे अगर आपने कम वाटर दिए, जैसे नॉर्मली तो हमें 4 चाहिए थे तो आपने दिए 2, तो इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस।
पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की, आपने पूरी हाइड्रोलाइसिस नहीं की, आधी अधूरी की। ठीक है, तो दो टाइप की हाइड्रोलाइसिस होती है, एक कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, एक होती है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ठीक है ना, तो चलो अपना मोटिव तो कुछ और है, तो वैसे मैं सोचा ये भी बता देते हैं। तो ये याद रखना SiCl4 की जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको सिलिका मिलता है SiO2। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलता है, SiO2 मिलेगा, साथ में HCl तो चलो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है बात, तो इस रिएक्शन को आप याद रखना। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस क्या होती है कि जब हमें जितने सफिशिएंट वाटर चाहिए होते हैं उतने सफिशिएंट वाटर जब हम यूज कर लें तो उसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अगर जितने सफिशिएंट हाइड्रोजन हमें चाहिए होते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के लिए उससे कम अगर वाटर यूज करें तो उसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है बात। उसके बाद आगे चले तो SF6 की यार हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। ठीक है, SF6 की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती इसका भी रीजन देख लो, क्या है, S है ना, सल्फर है, तो इसका स्ट्रक्चर तो यार अब आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर तो इसका क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी, बिना कुछ सोचे ही आपको बनानी आनी चाहिए अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग मेरे से किया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको मैंने बिना कुछ याद रखे आपके माइंड में अपने आप स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा वो बता दिया था। देखो मैं रट के तो नहीं आया हूँ, ये स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रट के आया हूँ तो मेरी मेमोरी बहुत वीक है। ठीक है ना, मेरी अगर किसी आप क्लासमेट में जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे साथ 10th 11th 12th में मेरे फ्रेंड थे, उनसे आप पूछोगे तो पता लगेगा आपको। तो मेरी लर्निंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन मेरी ग्रैस्पिंग पावर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना, बस फर्क उतना है। और वो ग्रैस्पिंग पावर आसान भी होता है, किसी चीज को समझना आसान होता है एज कम्पेयर टू याद करना। मेरे माइंड सेटअप में तो यही है। ठीक है ना, हो सकता है सबका अलग अलग हो। ठीक है ना, तो इसकी शेप ये होती है ना, स्क्वायर बाई पिरामिडल की, मतलब आपका एक स्क्वायर बनता है, एक आपका स्क्वायर है और दो खंबे हैं, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल इसकी शेप है, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती। अच्छा मैं रीजन आपको बताना है ना, तो SF6 की हाइड्रोलाइसिस क्यों नहीं होती, क्योंकि क्या है, SF6 जो है बहुत ही क्लाउडी मॉलिक्यूल है। क्या है, क्लाउडनेस बहुत ज्यादा है, तो वाटर का आना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इधर हर जगह क्लाउडनेस बहुत है, तो सल्फर पे अटैक नहीं कर पाता वाटर, इस करके सल्फर के साथ OH बॉन्ड नहीं बना पाता, तो क्लाउडनेस के कारण SF6 हाइड्रोलाइज नहीं होता। तो अगर आपसे कोई जेई एडवांस में, नीट में या जेई मेंस में पूछे कि व्हाई SF6 नॉट हाइड्रोलाइज, तो आप बोलोगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या तो ड्यू टू क्लाउडनेस। ठीक है ना, तो ये आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, वैसे जनरली यही पूछते हैं कि हाइड्रोलाइसिस होगी कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं होती। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CCl4 की स्टार नहीं चलो लगा देते हो, मेरा क्या जा रहा है। ठीक है ना, CCl4 की हाइड्रोलाइसिस, तो CCl4 भी हाइड्रोलाइज नहीं होता। ठीक है, CCl4 हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता, क्योंकि इधर कार्बन है। कार्बन देखो, कार्बन में क्या है, कार्बन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। CCl4 है। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस फॉर्म में कि CCl4 देखो, सिलिकॉन और कार्बन दोनों सेम फैमिली के ही हैं। आई होप आपको फैमिली ग्रुप याद है का सारे कहे सीता गीता, ठीक है, सुनो प्रभु। ठीक है, आई होप आपने सब कुछ देख लिया हुआ है। कहे सीता गीता सुनो प्रभु, तो कार्बन सिलिकॉन दोनों सेम ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन सिलिकॉन हाइड्रोलाइज हो जाता है, कार्बन नहीं होता। तो आपको इस फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, व्हाई सिलिकॉन हाइड्रोलाइज इजली बट CCl4 मतलब SiCl4 हाइड्रोलाइज इजली, CCl4 नॉट हाइड्रोलाइज, व्हाई, they are belong to same group but they are not hydrolyzed under same condition। SiCl4 normally hydrolyze हो जाता है, CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता नॉर्मली। तो CCl4 क्यों नहीं हाइड्रोलाइज होता, क्योंकि CCl4 में कार्बन है और इधर सिलिकॉन था। कार्बन में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, तो इसमें d ऑर्बिटल है ही नहीं। आपने कभी 2d ऑर्बिटल तो नहीं देखा ना, आप d ऑर्बिटल कहां से स्टार्ट होते हैं, 3d से ही, तो आपने 2d ऑर्बिटल कभी नहीं देखा। तो इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है जहां OH जाके अपना बॉन्ड बना सके। जब खाली ऑर्बिटल होगा तभी तो OH जाएगा।
तो इसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इस करके हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। लेकिन सिलिकॉन में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं लास्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 3s2 3p2, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये होगी 3s2 3p2। अगर फुल भी लिखूं तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं नियोन ब्रैकेट में 3s2 3p2। तो ये सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, तो सिलिकॉन हाइड्रोलाइज हो जाता है क्योंकि इधर फर्दर 3d एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो यही रीजन है। तो ये दो नॉन हाइड्रोलाइसिस के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हाइड्रोलाइज SF6 जो है आपका हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता, तो आप बोलोगे ड्यू टू क्राउडनेस। CCl4 क्यों नहीं होता, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन कार्बन। ठीक है ना, तो ये दो अलग अलग रीजन है, तो ये तब करके हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आया है BF3 की हाइड्रोलाइसिस। BF3 की हाइड्रोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है। देखो आपने BCl3 की हाइड्रोलाइसिस की थी बोरॉन क्लोराइड की, और इधर है बोरॉन फ्लोराइड की। बोरॉन क्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस सिंपल थी। अच्छा एक चीज तो रह ही गई, इधर आपको धोखा मिलता है, एक चीज तो रह ही गई, मैं कैसे भूल गया है, BOH3। ये बताओ कि ये एसिड है कि बेस है। एक क्वेश्चन जेई नीट के स्टूडेंट को, बेचारे भोले भाले स्टूडेंट के साथ इस चीज पे धोखा होता है। ये पूछते हैं कि भाई साहब जो ये है आपका एसिड है कि बेस है, तो बेचारे मेरी तरह भोले भाले बच्चे क्या करते हैं, इसको देखते हैं इसमें तो OH है और OH है तो O बेस है। जनाब ये गलत हो जाएगा। ए क्या है, एक्चुअल में BOH3 तो हमने बस रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन है क्या है H3BO3। इसका जनरली हम लिखते कैसे हैं H3BO3, वो तो बस उसको हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये है वैसे H3BO3। और H3BO3 क्या होता है, H3BO3 क्या होता है, बोरिक एसिड। ये क्या है, एक बोरिक एसिड है। तो आपसे कोई पूछे कि जब बोरॉन क्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस होती है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो एसिड है कि बेस है, तो आप क्या बोलोगे, एसिड है। ठीक है, ये क्या है, बोरिक एसिड। इसके बारे में हम बात भी करेंगे। अपनी जो आई ड्रॉप्स होती है ना, जो हम आंखों में डालते हैं जब कभी आई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें बोरिक एसिड होता है। ठीक है, चलो अपने काम का नहीं है वो इतना, लेकिन बता रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है ना, तो ये बोरिक एसिड है, इसको याद रखना। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज बोरिक एसिड, वैसे तो मैं इसको बाद में डिफाइन भी करूंगा जब हम आगे फर्दर लेक्चर्स लेंगे। वैसे याद रखना कि बोरिक एसिड क्या है, बोरिक एसिड एक मोनोबेसिक लेविस एसिड है। क्या है, मोनोबेसिक लेविस एसिड है। तो इसको आप याद रखना। इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे हम आगे जब अपने लेक्चर्स आएंगे, जब हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक करेंगे तब बात करेंगे। तो वैसे याद रखना कि बोरिक एसिड आपका मोनोबेसिक लेविस एसिड होता है। ठीक है, तो याद रखना ये आपका बेस नहीं है, ये आपका एसिड है। ठीक है ना, तो आगे बात करें। अब हाँ, जो बात कर रहे थे BF3 की, तो BF3 के केस में क्या होता है, जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको BOH3 तो मिलता ही है, जैसे इधर मिला, मतलब बोरिक एसिड ही है ये भी। ठीक है ना, बोरिक एसिड मिलता ही है, साथ में आपको HF मिलेगा, HCl जैसे इधर मिल रहा था, लेकिन इधर HbF4 भी मिलता है, इधर HbF4 भी मिलता है। क्यों मिलता है, देखो क्या होता है आपके पास, जब आपने BF3 की वाटर से रिएक्शन कराई तब आपके पास A पहले बना, ए बना आपके पास। ठीक है ना, ए पहले बनेगा इनिशियली स्टेज में, तो पहले कुछ टाइम तो यही बनता रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये जो BF3 इधर है और HF जो इधर बना हुआ है, ये BF3 और HF आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं। तो BF3 और HF जब आपस में एडअप होते हैं तो आपका HbF4 और बनने लग जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट्स आपके ए बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट्स आपके ए बनते हैं। तो पहले देखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद एसिड बेस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, देखो पहले क्या हुआ, पहले आपने हाइड्रोलाइसिस की, BF3 की आपने हाइड्रोलाइसिस की तो आपका BOH3 और HF मिला। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। BF3 की हाइड्रोलाइसिस की आपने तो आपको BOH3 और HF मिला। ठीक है, इतना तक तो नॉर्मल था। अब आगे क्या होता है, HF आपको पता है क्या है, एसिड है। BF3 आपको पता है बेस है, क्योंकि बोरॉन है और बोरॉन में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस करके वो क्या है, लेविस बेस है। ठीक है ना, तो ये आपका HF है। तो आपका HF और BF3 है।
ठीक है। तो HF और BF3 है, तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, इन दोनों के बीच में अब जब रिएक्शन होगी तो एसिड, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। तो BF3 की जब फर्दर फिर HF से रिएक्शन हो जाती है तो आपको फाइनली HBF4 भी प्रोडक्ट मिलता है। बेसिकली बात क्या है कि जब BF3 की हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको BOH3HF मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ BF3 आपका HF से कंबाइन हो जाता है, जो आपका HF प्रोडक्ट बना है, कुछ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कुछ मोल ऑफ HF से कंबाइन होके आपको HBF4 भी देते हैं। तो ये फाइनली आपकी हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट हो गए BF3 के। तो इसको याद रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका HBF4 भी मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन विद एसिड बेस रिएक्शन, है ना। या तो ये भी कह सकते हो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फॉलोड बाय एसिड बेस रिएक्शन, कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फॉलोड बाय एसिड बेस रिएक्शन, कि पहले हाइड्रोलाइसिस हुई, उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन भी हुई, जिसने फॉलो करके आपको फाइनली एक प्रोडक्ट और दिया, ठीक है। यही सेम टाइप, मतलब इसी सेम तरीके की रिएक्शन SiF4 में भी होती है, सिलिकॉन फ्लोराइड में भी। SiF4 की जब हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको SiOH4HF तो मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर वही बात होती है कि SiF4 HF के साथ रिएक्शन करके एसिड बेस रिएक्शन देता है और आपको फाइनली एक प्रोडक्ट और मिलता है, जिसको H2SiF6 2 नेगेटिव आप बोलते हो। तो ये दो रिएक्शन याद रखना, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन फॉलोड बाय एसिड बेस रिएक्शन, की पहले हाइड्रोलाइसिस होगी, बाद में कुछ एसिड बेस रिएक्शन होके भी फाइनली आपको एक, मतलब कुछ ज्यादा एक एडिशनल प्रोडक्ट भी मिलते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद आगे करें तो NF3 की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको NF3 की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसको आप याद रखना, ऑर्डिनरी आएगा, ऑर्डिनरी नहीं, ठीक है ना, हो जाता है कुछ ना कुछ, तो ऑर्डिनरी आएगा। चलो स्पेलिंग हमको इंग्लिश से क्या लेना, लेकिन तब भी चलो अपमान है वर्ड का। तो NF3 की हाइड्रोलाइसिस नहीं होती नॉर्मल टेम्परेचर में, क्योंकि N और F के बीच नाइट्रोजन और फ्लोरीन का साइज छोटा होता है और नाइट्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड को स्प्लिट करना टफ होता है, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, बॉन्ड को स्प्लिट करना, और इधर बॉन्ड को स्प्लिट करना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती। तो उसके बाद NCl3 की हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको अमोनिया मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 2 स्टार लगाए हुए हैं इसी करके। तो NCl3 की हाइड्रोलाइसिस से आपको अमोनिया मिलता है और साथ में HCOL, ठीक है, मिलता है। HCOL ये आपके क्या है, ऑक्सी एसिड है क्लोराइड के। इनके बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो हाँ, नेम रहने दो यार इसका भी, ठीक है, बाद में करेंगे। सॉरी बीच में लाइट चली गई थी, कुछ ना कुछ हो रहा है आज। तो आगे बात करें, ठीक है, NCl3 की हाइड्रोलाइसिस आप याद रखेंगे कि आपको अमोनिया गैस मिलती है NCl3 की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में, ठीक है। उसके बाद PCl3 की आप हाइड्रोलाइसिस करो तो आपको H3PO3 मिलता है। बेसिकली आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो कि वैसे तो धोखा देता है, गलत हो जाता है तो वैसे, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते थे POS3, लेकिन इसको हम जनरली ऐसे ही लिखते हैं H3PO3, ठीक है ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इनके नेम, स्ट्रक्चर, सब कुछ हम बात करेंगे बहुत जल्दी, अभी तो हम हाइड्रोलाइसिस बस रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो PCl3 की हाइड्रोलाइसिस तो सिंपल है, P3OH मिलते हैं, जिसको हम जनरली H3PO3 ही लिखते हैं, ठीक है ना। उसका AsCl3, उसकी हाइड्रोलाइसिस से आपको सेम वही चीज मिलती है, ASOS थ्राइस, ठीक है ना। SbCl3 की हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूनिक रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, थोड़ा अलग कह सकते हैं, इसलिए मैंने स्टार लगाया है, 2 स्टार नहीं लगाए, लेकिन अलग रिएक्शन है तो इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। बाकी तो नहीं भी याद रखोगे तब भी जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो SbCl3 की हाइड्रोलाइसिस से आपको SbOCl प्लस HCl मिलता है, ठीक है ना। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इधर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुई है, क्योंकि अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होती तो आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलते, लेकिन इधर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुई है, ठीक है ना। उसी तरह बिस्मुथ का जो क्लोराइड है उसमें भी आपका ऐसे ही सेम कुछ पार्शियल प्रोडक्ट मिलता है, BiOCl, ठीक है ना।
उसके बाद लास्ट में बात करें PCl5 की रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो, इसमें 2 स्टार ही लगा लो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। PCl5 की हाइड्रोलाइसिस की तो आपको पहले POCl3 मिलेगा। मतलब आपसे ना इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि PCl5 की अगर आपने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की तब क्या मिलेगा, या PCl5 की कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की तब क्या मिलेगा। तो PCl5 की जब आप पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको POCl3 मिलेगा। अगर PCl5 की आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करो, मतलब कंप्लीट दो, मतलब ज्यादा वाटर दो, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड आपको मिल जाएगा H3PO4। ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि PCl3 में कौन सा एसिड मिलता है आपको, तो आपको मिलता है फॉस्फोरस एसिड, और PCl5 में आपको फॉस्फोरिक एसिड मिलता है। इधर क्या मिलता है, फॉस्फोरस, इधर मिलता है आपको फॉस्फोरिक। ठीक है ना, ये आप याद रखना। क्लियर है बात। तो अब बात करते हैं आगे। ठीक है ना, ये तो बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है, बेरियम कार्बाइड है आपका। बेरियम कार्बाइड की आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, आराम से आप देख सकते हो, मीथेन ही मिलेगा बाद में आपको, क्योंकि 2 बेरियम है। एक बेरियम पे पता है आपको कितना चार्ज होता है, +2। दो बेरियम है तो आपके पास 2 बेरियम है ना, 2 बेरियम है आपके पास, और हर एक बेरियम 2 OH लेता है, तो 2 OH लेगा एक बेरियम, 2 OH लेगा एक बेरियम और। ठीक है, तो 2 मतलब आपके 4 वाटर यूज होंगे, क्योंकि आपको बेरियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करनी है तो 4 वाटर यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 बेरियम है तो 2 बेरियम है, एक बेरियम आपका 2 OH यूज करता है, तो 2 बेरियम है तो 4 OH यूज होंगे, तो आपके 2 आपके बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएंगे। तो बचा क्या उसके बाद, उसका एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो आपके पास क्या बचा, कार्बन बचा। ठीक है, और 4 OH चले गए तो 4 हाइड्रोजन बचे बस, तो CH4। तो ऐसे आपका मीथेन इधर बन गया। ठीक है ना, प्रोडक्ट लिखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बस अगर आप सिस्टमैटिक तौर पे चलो। ठीक है ना, तो बस मैं आपको एक हिंट दे दी, बाकी भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे आप लिख लेना। उसके बाद आगे चलें तो मैग्नीशियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, साथ में C3H4 मिल जाएगा, मतलब प्रोपाइन मिल जाएगा। इसको आप देख सकते हो आराम से, आप जैसे मैंने ये बनाया था वैसे आप ये बना सकते हो। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और इथीन मिल जाता है। ठीक है ना। इन रिएक्शन की कैल्शियम, मतलब ये 4 की 4 रिएक्शन की हम बात कर चुके हैं। कहां कर चुके हैं, जब हम कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें हम हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे थे, तब हम 4 की 4 रिएक्शन कर चुके थे। लेकिन जिन्होंने नहीं की हुई है ऑर्गेनिक, अब उनका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इधर भी तो कर ही रहे हैं तो इधर कर लो। तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इथीन मिलता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड की करोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो मिल ही रहा है, साथ में मीथेन मिल जाता है। ठीक है, तो क्लियर है बात। तो अब आगे चलें तो मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन करें तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा सेम वही चीज, और साथ में अमोनिया आपका मिल जाता है। साथ में अमोनिया देख सकते हो, जैसे आपका देखो, इसकी मैं फिर से दिखा देता हूं। जैसे आपके 3 मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है आपका, तो 3 मैग्नीशियम है ना। हर एक मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होता है, हर एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होगा, तो 3 मैग्नीशियम आपके पास है। ठीक है, 3 मैग्नीशियम आपके पास है। तो हर एक मैग्नीशियम पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 OH यूज होंगे हर एक में। तो मतलब टोटल कितने OH चाहिए हमें, टोटल हमें कितने OH चाहिए, 6 OH चाहिए। तो मतलब हमें 6 वाटर चाहिए, 6 वाटर चाहिए। तो आपके फाइनली 3 MgOH2 बने। ठीक है, 3 MgOH2 बने। फाइनली आपके पास ये तो बना दिया आपने। अब क्या क्या बचा कि हम ये देखें, हमें मान लो हमें अमोनिया नहीं याद रखना कि अमोनिया बनता है इधर, लेकिन हमें अपने आप ही रिएक्शन लिखना चाहते हैं बिना प्रोडक्ट याद रखे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आपको ये तो पता है हाइड्रोक्साइड मिलेगा, उसके मैग्नीशियम की मतलब अब आपके 3 मैग्नीशियम यूज हो गए, 6 OH यूज हो गए। तो क्या क्या बचा आपके पास, 2 नाइट्रोजन बचे आपके पास, और क्या बचे, 6 हाइड्रोजन बचे, 6 हाइड्रोजन बचे। हाँ, 2 नाइट्रोजन बचे, 2 नाइट्रोजन बचे और 6 हाइड्रोजन बचे। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक कॉमन कंपाउंड क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड अमोनिया होता है। तो इधर आपका अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत इजीली हाइड्रोलाइसिस के प्रोडक्ट लिख सकते हो बिना ज्यादा याद किए। ठीक है ना। जो 1-2 बीच में याद करने वाले थे, जैसे ए था तो उनके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, उनकी एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं कि ये चीज बनी क्यों।
क्लियर है बात। तो अब आगे चले तो AlN3 की, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की, तो AlN3 की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सेम वही AlOH3, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम फोस्फेट की रिएक्शन करें, कैल्शियम फोस्फाइड की रिएक्शन करें तो हाइड्रोलाइसिस करें तो CaOH ट्वाइस और साथ में फोस्फिन मिल जाएगा, जैसे अमोनिया मिलता था वैसे ही आपका फोस्फिन मिल जाएगा। तो लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन करें, लिथियम हाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको लिथियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इनमें आपसे मान लो 4 रिएक्शन दे दिए आपको और इधर फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिए, ठीक है। अज्यूम करो मैं आपको जेईई या नीट का एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, ये 4 रिएक्शन दिया आपको कि आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीज हाइड्रोजन गैस ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस, और आपको प्रोडक्ट नहीं दिए हुए हैं, प्रोडक्ट नहीं दिए होंगे ना, ऑब्वियस ही बात है, आपको देखने को थोड़ा कह रहे हैं बस। तो ये बात मान लो कि इधर आपको कुछ दिया ही नहीं हुआ है, ये 4 रिएक्शन आपको दी होंगी, आपसे पूछेंगे बताओ किसमें आपका हाइड्रोजन बन रहा है, 4 रिएक्शन आपको दी हुई है, तो आपको बस लगाना है कि ये इसमें आपका हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो इधर आपका हाइड्रोजन मिलती है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कैसे कैसे एग्जामिनर अपना माइंड सेटअप घुमाता है, ठीक है ना, उसको बात को समझो। तो उसका कैल्शियम हाइड्रोलाइसिस की हाइड्रोलाइसिस, कैल्शियम हाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस से भी आपको हाइड्रोजन मिल जाता है, ये तो चलो हाइड्रोक्साइड तो मिल ही रहा है, ठीक है। ज्यादा देखो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोक्साइड ही मिल रहा है, जहां थोड़ा सा डिफरेंस था उधर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, इंटर हेलोजन कंपाउंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं गाइज, जब 2 डिफरेंट हेलोजेंस को मिला के कंपाउंड बने तो उनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। मतलब जैसे आपका ClF, जैसे आपका ClF या आप कह दो कि ClBr, ठीक है ना, मतलब 2 डिफरेंट हेलोजेंस का जब आपका कंपाउंड बने, देखो जैसे आपने क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपाउंड बनाया है, दोनों ही हेलोजेंस, तो जब 2 इंटर हेलोजन कंपाउंड, मतलब इंटर का मतलब क्या, 2 डिफरेंट, इंटर का मतलब क्या होता है 2 डिफरेंट, इंटरा का मतलब क्या होता है सेम, तो इंटर हेलोजन मतलब 2 डिफरेंट हेलोजन से मिला हुआ कंपाउंड, ठीक है। तो उसकी हाइड्रोलाइसिस करनी है हमें। तो मैंने देखो एक लिया है, एक हेलोजन को माना मैंने A, एक को माना X। A क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस वाला हेलोजन, जैसे अगर हम इसमें बात करें, इस केस में अपना A क्या होगा, ClF के केस में अपना A क्या होगा, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी लेस है, क्लोरीन की, ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो A अपना क्या है X, A अपना है A क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हेलोजन, तो मैंने उसको बस ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तो AX हो आपके पास, मतलब ClF हो, जैसे कि चलो ClF है आपके पास मान लो पहले, ठीक है ना, वैसे तो इसमें चलो A ले लो, BRF ले लो, मैं अभी बताता हूं मैंने ClF क्यों नहीं जर्नल लिया, BRF ले लो, ठीक है, BRF है आपके पास। तो BRF की हाइड्रोलाइसिस से आपका क्या मिलेगा, HX मिल जाएगा और HOA मिल जाएगा। मतलब जैसे आपका इधर अब A क्या है, A आपका A है, ठीक है ना, चलो BCl ले लो और सिंपल रहेगा। A आपका मान लो A है, हाँ, A आपका A है और A आपका क्या है X, ठीक है। तो आपका हम बात करते हैं बोरोन और क्लोरीन के कंपाउंड की बात करें, क्योंकि दोनों का साइज सेम है तो इजीली हम बना पाएंगे। तो वाटर की मतलब वाटर के साथ हाइड्रेशन हमने की, तो हमें क्या मिलेगा HX, आपका X क्या, जब इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें एक हाइड्रोजन हेलाइड मिलेगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन हेलाइड मिलेगा, और हेलाइड में कौन सा यूज होगा, X वाला, तो आपको मिलेगा HBr, है ना। इधर आप HCl ना बना देना, इसीलिए मैंने बताया, ठीक है ना। आपसे पूछ लेते हैं कि इधर HBr बनेगा कि इस रिएक्शन में HBr बनेगा कि HCl बनेगा, तो आप बोलोगे HBr बनेगा, क्योंकि H के साथ X ही कनेक्ट होगा और X आपका A है, ठीक है ना। तो आपका HX मिलेगा और HOA, A क्या है आपका Cl, तो आपका HO नहीं, हमने उल्टा लिख दिया ना शायद, A अपना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है, तो आपका A अपना A है, सॉरी माफ करना, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखने ना लग जाना, ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो गलती हो जाती है, ठीक है। और बस ये है कि टाइम पे मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, HX बनेगा, तो आपका HCl बनेगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि मैं रट के तो आया नहीं हूं, कुछ आपके सामने कर भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं, रट के आया होता तो नहीं गलती होती है, लेकिन मुझे रटना थोड़ा कम आता है, ठीक है ना। तो HCl,
तो आपका HX बन जाएगा, A आपका X है, A आपका A है, तो आपका HX बन जाएगा HCl, ठीक है, और आपका साथ में HOBr बन जाएगा, एक आपका HOBr बन जाएगा। तो ऐसे ही मैंने प्रोडक्ट लिखे हैं, ठीक है। अगर आपका AX3 हो, मतलब आपका क्या हो, AX3, तो हमने क्या लिया, अच्छा तो हम लेते हैं BrCl3। तो BrCl3 की अगर हाइड्रोलाइसिस हो तो आपको क्या मिलेगा, तो BrCl3 की मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप A और X कुछ भी, दो डिफरेंट हेलोजन लेने हैं, बस आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो बस A और X में डिफरेंस याद रखना कि A क्या है, X क्या है। A क्या है, बस लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हेलोजन, ठीक है ना। AX3 हो तो आपको 3HX और HaO2 मिल जाएगा। तो देखो सेम ऐसा ही कि मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको एक BrCl तो मिलेगा ही, आपको एक क्या मिलेगा, सॉरी HCl तो मिलेगा ही, एक आपको HCl तो मिलेगा ही, साथ में आपको क्या मिलेगा, HbRO2 ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मिलता जाएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो AX5 हो, पहले AX था, फिर AX3 था, फिर AX5 हो, मतलब BrCl5 हो, तो आपको ये मिल जाएगा आगे। मतलब बस एक एक ऑक्सीजन एडअप होते जा रहा है। देखो HX तो आपको हर जगह ही मिल रहा है, बस इधर क्या होगा, HAO था, अब एक ऑक्सीजन और इंक्रीज हो जाएगा, फिर एक ऑक्सीजन और इंक्रीज हुआ, फाइनली एक ऑक्सीजन और इंक्रीज हुआ जब आपका 7 आवर लोगे, ठीक है ना। तो आपका A बन जाएगा। बस एक चीज याद रखना कि CLF, जो CLF है आपका CLF7 नहीं बनता, CLF7 एग्जिस्ट नहीं होता जनरली नॉर्मल कंडीशन में। तो CLF7 आपका जब बनता ही नहीं है, तो CLF7 के तो आपकी ये रिएक्शन हो गई नहीं। जब CLF5 CLF7 बनता ही नहीं है, तो ये रिएक्शन आपकी होती ही नहीं है, ठीक है। तो बस ये जनरली थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। तो जनरली ये इंटर हेलोजन कंपाउंड की रिएक्शन है कि जब AX की रिएक्शन कराओगे तो HOA, AX3 की तो HaO2, AX5 की HaO3, AX7 की सॉरी HaO4। क्लियर है बात। उसके बाद लास्ट बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड ऑफ एक्सोनोन। पता नहीं कितनी बार आ चुकी है रिएक्शन, पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, बहुत बार आ चुकी है। तो याद रखना हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड ऑफ एक्सोनोन, एक्सोनोन के कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस। तो एक्सोनोन के कंपाउंड देखते हैं। तो एक्सोनोन फ्लोराइड है XeF2, XeF2 की जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक्सोनोन, ठीक है। तीनों रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है ना। XeF2 की हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है आपको, एक्सोनोन 2HF और ऑक्सीजन। तो ये पूछते इसमें ए भी है कभी कभी कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, तो यस इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इधर आपका एक्सोनोन है, तो एक्सोनोन देखो, इधर एक्सोनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, +2, इधर +2 थी, इधर अब 0 हो गई, मतलब पहले +2 थी अब 0 होगी, मतलब एक्सोनोन क्या हुआ, एक्सोनोन अपना रिड्यूस हो गया। और इधर वाटर में देखो ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी, -2, इधर ऑक्सीजन -2 पे था, और बाद में ऑक्सीजन अब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। तो एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, एक चीज रिड्यूस हो रही है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है अपनी। तो पूछ लेते हैं कि एक्सोनोन डाइफ्लोराइड की आप हाइड्रोलाइसिस क्या रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप बोलोगे यस, ठीक है। XeF4 की हाइड्रोलाइसिस है क्या है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो उसमें आपको एक्सोनोन मिलता है, एक्सोनोन ट्राइऑक्साइड मिलता है, HF मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो ए क्या है, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, ए क्या है, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो एक्सोनोन आपका ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। एक्सोनोन आपका क्या हो रहा है, 0, देखो एक्सोनोन इधर +4 में था, तो +4 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा रहा है और +6 में भी जा रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, एक्सोनोन आपका +4 में है, +4 में है, तो +4 से 0 पे भी जा रहा है, मतलब रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ये डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन की टाइप है, ठीक है ना। XeF6 की रिएक्शन बात करें तो ये XeF6 की हाइड्रोलाइसिस में देखो वो आता है कंसेप्ट, वही पार्शियल हाइड्रोलाइसिस और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का, कि अगर XeF6 की F6 में अगर एक XeF6 की अगर एक वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो आपका 2HF और एक XeOF4 मिलेगा। देखो बस क्या होगा, जब आप एक वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हो तो एक्चुअल में देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके, देखो बस एक ऑक्सीजन, एक वाटर से एक ऑक्सीजन एडअप होगा बस। तो इधर जब एक, इसमें जब एक ऑक्सीजन डालोगे तो एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। तो इधर जब XeF6 था,
XgF6 था, ठीक है। तो इसमें जब आपने वाटर डाला तो क्या हो रहा है, बस फाइनली आपका एक ऑक्सीजन ऐड अप हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड अप होकर कंपाउंड मिल रहा है। तो जब एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो 2 फ्लोरीन निकलेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड टूटने भी होंगे, तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो एक ऑक्सीजन ऐड होने के लिए 2 फ्लोरीन को टूटना होगा। तो XgOF4 बनेगा जब आपका एक वाटर आप डालो, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोलाइसिस कराओ, जिसको हम बोल सकते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। अगर हम 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करें, मतलब हमने पहले एक मोल यूज किया, एक मोल अगर और यूज करें मतलब 2 मोल यूज किए, तब आपको क्या मिलेगा, फिर बस क्या होगा, फिर एक ऑक्सीजन लूज, अब इधर से फिर इधर एक ऑक्सीजन ऐड होगा, तो अब इधर से एक ऑक्सीजन और ऐड होगा तो XgO2 हो जाएगा, XgO2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो 2 फ्लोरीन निकलेंगे, तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो और उसके बाद अगर आप फिर एक बार वाटर ऐड कर दो तो इसमें अब क्या होगा, एक ऑक्सीजन फिर ऐड होगा, तो अब आपका फाइनली XgO3 मिल जाएगा और आपका HF तो चलो निकल जाएगा, वो बात अलग है। तो ये 3 रिएक्शन आपकी थी, तो इसको याद रखना। इसमें क्या हुआ, देखो जो पहली 2 रिएक्शन थी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस थी। तो आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि XgF4 की जब 1 मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन कराओ तब क्या बनेगा, तो आप बता सकते हो ये बनेगा। जब 2 मोल से कराएं तो ए बनेगा। अगर 3 मोल से कराएं या कहें कि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो आपको क्या मिलेगा, XgO3 मिलेगा। क्लियर है बात। तो यार एक कंप्लीट रिएक्शन थी हाइड्रोलाइसिस की, ये सारी हाइड्रोलाइसिस का कंप्लीट कंसेप्ट, कंप्लीट एक्सेप्शन, कंप्लीट रिएक्शंस थी। चाहे आपका 13 ग्रुप हो, 14 ग्रुप हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, सबकी हमने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कर चुके हैं। क्लियर है बात। तो चलो यार आज का लेक्चर इधर तक अपना रखते हैं। तो चलो गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय। तो बाय बाय, ठीक है ना, बहुत बार हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।